नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा और हॉट टॉपिक में क्या मुंबई में किसी जमाने में कुचल दिया गया अंडरवर्ल्ड फिर से सिर उठा रहा है? क्या देश की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई तक माफिया गठजोड़ हावी होता जा रहा है? महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के एक बड़े नेता की जिस तरह हत्या कर दी गई, वो मुंबई पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। खुद एनसीपी का कहना है कि अगर मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की जान पर बने खतरे को गंभीरता से लिया होता तो शायद वो आज जिंदा होते। 12 अक्टूबर यानी दशहरे की रात 3 शूटर्स ने 6 राउंड फायरिंग कर बांद्रा में उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में अभी तक 6 आरोपियों का पता चला है, जिनमें से 3 गिरफ्तार हैं और 3 फरार हैं। इस हत्याकांड ने दिखा दिया कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई। अपराधी चुनौती देकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी महीने की 4 तारीख को अजीत पवार गुट के नेता सचिन कुर्मी की हत्या कर दी गई थी। सितंबर में दिल्ली में जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जुलाई में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीज की हत्या हुई। मार्च 2024 में रोहतक में कारोबारी की हत्या हुई। फरवरी 2024 में शिवसेना के नेता अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव पर हत्या कर दी गई। मई 2023 में तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई। ड्रग्स माफिया के हौसले तो इतने बढ़ गए हैं कि पिछले 14 दिनों में ड्रग्स की 3 बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ताज़ा बरामदगी गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में हुई है। अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के गोडाउन पर छापा मारा गया। यहां से 518 किलो कोकेन जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली गुजरात पुलिस का यह संयुक्त अभियान था। इसमें 5 लोग गुजरात से गिरफ्तार किए गए हैं। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि मैं दिल्ली पुलिस को 13,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त करने के सफल ऑपरेशन पर बधाई देता हूं। इसमें गुजरात पुलिस की वो कार्रवाई भी शामिल है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की गई। नशीली दवाओं और नार्को कारोबार के खिलाफ कार्रवाई बिना किसी ढिलाई के जारी रहेगी। मोदी सरकार हमारे युवाओं को नशीली दवाओं के संकट से बचाकर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर महाराष्ट्र में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में विपक्ष इसे कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा बना रहा है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिलिंद देवड़ा, जो कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं। मिलिंद जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जिस तरह से सत्तारूढ़ गठबंधन के एक बड़े नेता की सरेआम हत्या हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले बाबा सिद्दीकी जी के को जो हुआ है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं इसका निंदा करता हूँ। हम सबके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बाबा सिद्दीकी जी को कई सालों से जानता था। सुनील दत्त साहब के साथ उन्होंने काफी करीबी से काम किया। और उनके जो सुपुत्र है ज़ीशान अहमद जी, वे बांद्रा ईस्ट के एक विधायक है, एक बहुत ही लोकप्रिय हर दिल अजीज विधायक है। मैं उनको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, सभी समर्थकों को बहुत बहुत अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूंगा। ऑपोजिशन इस बात का राजनीतिकरण करना चाहती है, ये अफसोस की बात है। इलेक्शन आ रही है, लेकिन ये स्वाभाविक भी है कि वे राजनीतिकरण करना चाहेंगे। लेकिन चाहे वे यदि राजनीतिकरण करना चाहते हैं तो मैं इसका स्वागत करना चाहता हूं। और मैं इनको काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यदि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटेरियोरेट हो रही है, तो पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में एक भी आतंकवादी घटना क्यों नहीं घटी? एक भी बम ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? एक भी टेरर अटैक क्यों नहीं हुआ? जबकि 2004 से लेकर 2014 तक कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए थे मुंबई में। मैं स्वयं उस समय एक सांसद था। स्वयं उस समय मैंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कई बार पिटिशन किया था। नंबर 2, यदि महाराष्ट्र मुंबई में का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती जा रही है, तो गढ़चिरौली का उदाहरण लीजिए। गढ़चिरौली एक नक्सल अफेक्टेड हॉटबेड था, रेड कॉरिडोर का हिस्सा था। कितने सालों से, कितने दशकों से हम सुनते थे कि गढ़चिरौली मीन्स नक्सलिज्म।
आज गढ़चिरौली से पूरी तरह से नक्सलिज्म को खत्म किया गया। मैं आपको कह सकता हूँ मुंबई पुलिस पूरे देश का सबसे प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। और मुंबई पुलिस राज्य सरकार के एजेंसियों के साथ साथ केंद्र सरकार के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर उनके बीच में जो समन्वय है, समन्वय को बढ़ाकर दे विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, क्या हुआ है, इसमें सच्चाई क्या है, और जल्द से जल्द इन आरोपियों को सजा मिलने वाली है। जी विनय जी, आप मुंबई का रहे हैं, खांटी मुंबई का रहे हैं, आपके पिता भी यहाँ मेयर रहे हैं। करीब से आपने देखा है 80-90 के दशक का मुंबई, जब सड़कों पर गैंगवार होता था, एनकाउंटर होते थे, वो सब आम बातें थी। लेकिन अब जो हो रहा है मुंबई की सड़कों पर, क्या आपको ये याद दिला रहा है कि मुंबई में माफिया राज, अंडरवर्ल्ड ये सब वापसी कर रहे हैं? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि जो गैंग वॉर्स होते थे वो 80s में 90s में होते थे, पूरी तरह से उन्हें मिटाया गया है। आज कोई गैंग वॉर नहीं है मुंबई में, और न तो मुंबईकरों को, आम मुंबईकरों को खास करके ऐसे डर की भावना उन्हें महसूस होनी चाहिए। आज मैं कह सकता हूं कि 10 साल पहले जब आम मुंबईकर ट्रेन पे जाते थे, जब पिक्चर देखने मूवी थिएटर में जाते थे, तब उन्हें डर महसूस होती थी कि क्या मेरे बगल में कोई बॉम्ब प्लांट, किसी ने बॉम्ब प्लांट किया होगा, कोई आतंकवादी आके हमें मारेंगे। आज आम मुंबईकरों को ऐसे डर नहीं है। लेकिन जो हुआ है वो अफसोस की बात है। ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ इशू हो या पंजाब से जो इशू जुड़ा हुआ हो, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर, राज्य के एजेंसियों के साथ मिलकर, केंद्र के साथ एजेंसियों के मिलकर, कहीं पे भी दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हम चाहते हैं कि मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। मुंबई आज देश का सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ मेट्रो है, इस बात पर हम सबको गर्व है। इसको हम मेंटेन करके रखें। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही सवाल हमने अपने दर्शकों से के सामने जो रखा है कि क्या मुंबई से दिल्ली तक माफिया बेलगाम हो रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अविनाश धर्माधिकारी जी हैं जो कि पूर्व एसीपी है मुंबई पुलिस, और साथ ही हमारे साथ एस बालाकृष्णन जी है, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बहुत नज़दीक से मुंबई के इस अंडरवर्ल्ड को देखा है, रिपोर्ट भी किया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश जी, शुरुआत आपसे करूँगा। यही सवाल जो मैंने मिलिंद जी से पूछा था कि जो मुंबई की सड़कों पर हो रहा है, क्या एक आम मुंबईकर अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा? क्या वो उन पुराने दिनों की याद नहीं दिला रहा है जब इसी तरह से खुलेआम, सरेआम एनकाउंटर्स हुआ करते थे, शूट आउट्स हुआ करते थे, गैंग वॉर हुआ करता था? ये थोड़ा सिमिलर इंसिडेंट है जैसे पुराने टाइम में होता था, लेकिन ये उसकी ग्रेविटी और इसमें फर्क है। वो उसमें कैसा था कि वो यहीं पे कुछ गैंगस्टर्स पनते थे और उनके जरिए ये काम किया जाता था। तो ये डर काफी बना रहता था कि कब बम्बई में क्या हो। लेकिन अभी बम्बई में स्थानिक लेवल पे, लोकल लेवल पे गैंगस्टर कोई मौजूद नहीं है। आपने देखा होगा इस केस में भी बाहर के राज्यों से शूटर्स बम्बई में आए थे, 8-10 दिन से यहाँ पे रह रहे थे, और उसके बाद उन्होंने इस मर्डर को एक्सिक्यूट किया है। इसका मतलब ऐसा है कि इतना इजी नहीं है बम्बई में उनको ये काम करना। बम्बई की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी काफी मुस्तैद है, काफी एक्टिव है। उसी वजह से आपने देखा होगा 5-6 क्या 10 साल में बम्बई में इतनी बड़ी वारदात तो नहीं हुई है। छोटी मोटी केसेस तो होते रहे, लेकिन इतनी बड़ी वारदात 8-10 साल के बाद हुए। इसका रीजन ये है कि बम्बई पुलिस काफी एक्टिव है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी काफी एक्टिव है। उसी वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ। ये जो पर्टिकुलर गैंग है, ये गैंग बम्बई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर गैंग है, और वहीं से उन्होंने भेजा हुआ, उनके जो गुर्गे थे बाहर के थे, तो यहाँ पे उनका लोकल लियाजनिंग नहीं होने की वजह से पुलिस को इसकी शायद भनक नहीं हुई। अदरवाइज वो सिनारियो वापस आने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। जी, बालाकृष्णन जी, आपको लाना चाहूँगा इसी चर्चा में। यही जो बात अविनाश जी कह रहे हैं कि लोकल लेवल पर कोई गैंग उस तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन सवाल ये कि जब कोई गैंग सक्रिय नहीं होता, एक तरह का वैक्यूम बन जाता है, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए बाहर से दूसरे गैंग्स आ जाते हैं। मुंबई में ऐसा पहले भी हुआ है, क्या आपको लगता है एक बार फिर से वैसा ही कुछ होता दिख रहा है? कि मैंने वही कह रहा हूँ मैं कि बॉम्बे में एक डॉन की वैकेंसी है, और वो वैकेंसी भरने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई खड़ा है। आप देखिए, हमारे मित्र अविनाश धर्माधिकारी बहुत ही होनहार पुलिस ऑफिसर थे, बहुत अच्छा उनका छवि था। लेकिन ये आप देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग अप्रैल 14 तारीख को सलमान खान एक सुपरस्टार के घर में आके फायरिंग करते हैं। लेकिन आज के तारीख भी मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई जो साबरमती जेल में अभी है, अभी तक उनका इंटरोगेट करने को नहीं हुआ है। तो ये क्या वजह है? और उसके वजह से उसका हौसला बढ़ गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और बाबा सिद्दीकी जैसा एक सीनियर लीडर है, उनका
रास्ते में ओपनली वो लोग ने रात को उसको अंजाम दिया। जब भी बॉम्बे में सब जगह में बंदोबस्त बहुत ही टाइट था, क्योंकि 2 बड़े बड़े दसरा की रैली हो रहा था उस रात को, और नवरात्रि का भी आखिरी दिन था, बहुत सारे लोग रास्ते में हुए थे। उसके बावजूद भी वो लोग बांद्रा जैसा एक जो हेवीली पॉपुलेटेड एरिया जो है वहाँ पे जाके बाबा सिद्दीकी का वो लोग ने गेम किया वहाँ पे। ये बड़ी एक बहुत ही खतरनाक बात है, और ये संकेत देता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, जो दब गया था, अभी वो क्या दोबारा ऊपर उभर के आ रहा है जी। दाऊद कंपनी, छोटा राजन वगैरह जो है वो लोग अभी उतने एक्टिव नहीं जितने पहले थे, लेकिन ये वैक्यूम जो है, ये वैकेंसी जो है उसको फिलअप करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग आए हैं। और आप देखेंगे जो फेसबुक में उनका गैंग ने जो कबूल किया है कि हमारे गैंग ने किया है, उसमें 2 बात बहुत ही अहम बात वो लोग ने कहा है। एक ही, जो भी दाऊद इब्राहिम और जो भी सलमान खान के साथ संबंध रखता है हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये संकेत बहुत ही क्लियर है बॉलीवुड के लिए, और दूसरे भी जो डी कंपनी से संबंध रखते हैं कि अगर वो लोग दूर न हटे इस दोनों लोगों से, तो उनको सेम अंजाम उनको फेस करना पड़ेगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ। ठीक है अविनाश जी, जो बात अविनाश जी जो बात बालकृष्णन जी कह रहे हैं कि डी कंपनी को लेकर के चेतावनी दे रहे हैं ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, तो ये क्या आपको लगता है बहुत गंभीर बनेगा मामला आगे जाके? जैसा मेरा पहले भी आपसे सवाल था कि अगर डी कंपनी की उस तरह की मौजूदगी होगी मुंबई में, तो क्या फिर से एक बार सड़कों पर वैसे ही मंजर देखने को मिल सकता है? देखिए, बम्बई पुलिस ने डी कंपनी हो, छोटा राजन कंपनी हो, अरुण गौड़ी कंपनी हो, सब कंपनियों को खत्म किया, उनको घर पे भेज दिया है। अभी कोई बम्बई में एग्जिस्टेंस में नहीं, ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये मेरे ख्याल से लॉरेंस बिश्नोई का पहला सक्सेसफुल केस है बम्बई में। इससे पहले उसने अटेम्प्ट की है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। तो अभी डेफिनेटली बम्बई पुलिस इसको बहुत सीरियसली लेगी, और इनके जो भी सिंपैथाइजर्स है, इनके जो सपोर्टर्स है, इनके जो फाइनेंसर्स है, इनके जो स्लीपर सेल है, उन सबको बेनकाब करेगी, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके पीछे कौन है, इस तह तक बम्बई पुलिस डेफिनेटली जाएगी। और अभी लॉरेंस बिश्नोई जो वैक्यूम की जो बात की हमारे दोस्त ने, बालकृष्णन साहब ने, तो वैक्यूम वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा साहब। ये थोड़ी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है कि जहाँ पे वैक्यूम हो गया, वैकेंसी हो गया, आप आके भर के जाओ करके। ये अपॉर्चुनिटी उसको मिली हुई है। बम्बई पुलिस इसके बाद डेफिनेटली इसको सीरियसली लेंगे, हमारी गवर्नमेंट भी इसको बहुत सीरियसली लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो कुछ कर पाएगा बम्बई में। हाँ, डेफिनेट ये कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि अभी उसका एक फियर फैक्टर तैयार हो गया है लोगों के मन में। जिसको किसको नाम मालूम नहीं था उसको नाम मालूम हो गया उसका, तो थोड़ा डर हुआ, उसका फायदा लेने की कोशिश करेगा। अगले कुछ दिनों में हम ये देख सकते हैं कि किसी बिजनेसमैन को, किसी बॉलीवुड के एक्टर को और धमकी भरे फोन आने की संभावना है। लेकिन उसको अभी तक उसको आइडेंटिफाई करके बम्बई पुलिस ने उनको ऑलरेडी सुरक्षा मुहैया किए होगी। जैसे सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उसी तरह उसके जो प्रोबेबल विक्टिम्स है, जिनको ऑलरेडी थ्रेटनिंग्स आया हुए, उनकी भी सुरक्षा बम्बई पुलिस ने बढ़ाई होगी, उनको रिव्यू लिया होगा। और उसका ये फियर साइकिल का फायदा उठाने के लिए 1-2 फोन जरूर कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से बम्बई पुलिस इसको कंट्रोल में लाएगी, बहुत जल्दी कंट्रोल में लाएगी। लेकिन बालकृष्णन जी, मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक ऐसा नेता जिसको कि सुरक्षा दी गई थी, उसकी सरेआम इस तरह से गोलियां चला करके हत्या की जाती है, और इतना समय हो गया अभी तक पुलिस कमिश्नर की ओर से कोई बयान नहीं आया, कोई बात नहीं कही गई, मुंबईकर्स को कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया उनकी सुरक्षा को लेकर। तो ऐसे में पूरी पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। देखिए, एक मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ सिंपल बात नहीं जो एसआरए के बात करते हैं बहुत लोग। एसआरए स्कीम में बाबा ने अपोज किया था, इसके वजह से उनका गेम हो गया। और ये बात सही है कि अगस्त महीने में उनका बेटा और जो सिटिंग एमएलए है जीशान सिद्दीकी, उसके खिलाफ एसआरए ने खुद बांद्रा खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर फाइल किया कि वो प्रोजेक्ट में अड़चन ला रहे हैं। और बाबा के खिलाफ आप जानते हो कि बाबा का घर के ऊपर ईडी का रेड हुआ था, और कम से कम 500 के आसपास जो प्रॉपर्टीज़ है उनका जब्त किया था, और दूसरे भी केसेस उनके खिलाफ है, बाबा के खिलाफ है। तो अलग अलग पहलू है, ये सिंपल ओपन एंड शट केस नहीं है। क्योंकि किस व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सुपारी दिया बाबा सिद्दीकी का गेम करने के लिए, ये मेन चीज़ है। इसमें मेरा इन्फॉर्मेशन है, आज हमारे अखबार फ्री प्रेस जर्नल में हमने डिस्क्लोज़ किया है कि 2 व्यक्ति है जो बाबा के बहुत ही करीब थे, वो दाऊद इब्राहिम को कांटेक्ट किए, उनको पैसे का बहुत बड़ा पैसे का लेन देन में कुछ गड़बड़ हुआ था।
तो दाऊद इब्राहिम को फ़ोन किया, दाऊद ने छोटा शकील को बोला बाबा को फ़ोन करके उसको समझाओ। छोटा शकील बार बार बाबा सिद्दीकी को फ़ोन करता था, धमकी भी दे रहा था, लेकिन मामला सुलझा नहीं है। और ये बात जो है, ये धमकी के बाद जो है दिल्ली में एजेंसी जो है उनको पता लगा कि छोटा शकील धमकी दे रहा बाबा सिद्दीकी को। तो यहाँ का मंत्रालय में होम डिपार्टमेंट राज्य सरकार का उसको कांटेक्ट करके बताया, बाबा को बोला कि पूछो क्या बात है, वो कंप्लेन क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो होम डिपार्टमेंट में बाबा को बुलाया गया, उसको पूछा गया भाई इतने सारे हमारे पास प्रूफ है। उसने कबूल किया कि हमको लगातार बार बार धमकी आ रहा है छोटा शकील से, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं देना चाहता हूँ। तो बाबा ने डी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं करना चाहता था, ये भी एक मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत काफी महत्वपूर्ण जानकारी है बालकृष्ण जी। माफी चाहता हूं, समय की थोड़ी कमी है, अलग-अलग लोग, लेकिन आई एम श्योर कि मुंबई पुलिस इन तमाम पहलुओं की भी छानबीन करी होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश जी आपका भी धन्यवाद।